बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन मेथड में डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम लोग जिस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे उसी के ऊपर ही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के इफेक्ट्स को देखेंगे कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह से चेंज हो रहा है, हमारे पास किस तरह से उसकी WDV चेंज हो रही है। हमारे पास जो डाटा मौजूद था, कॉस्ट ऑफ एसिड इज 500,000, रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू 20% ऑफ द कॉस्ट। तो ये आप लोगों को खुद से डिटरमिन करनी पड़ती है, कॉस्ट का 20% विच इज इक्वल टू 100,000। तो हमारे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होगी? 400,000 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 ईयर। लेकिन आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं using reducing balance method। इसका सेकंड नेम हमारे पास क्या है? WDV मेथड। सबसे पहले इसके फार्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम लोगों ने क्या यूज करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड फॉर ईच ईयर इज इक्वल टू WDV, या मतलब कैरिंग अमाउंट, WDV कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू, एक ही बात है आप लोगों के पास। WDV ऑफ द एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, जिस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो उस साल के स्टार्ट में एसिड की WDV क्या है, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन रेट के साथ। अब अगर फर्स्ट ईयर की हम लोग बात करते हैं ना, तो फर्स्ट ईयर में कभी भी डेप्रिशिएट नहीं हुआ होता ऐसे, तो उसकी कॉस्ट ही उसकी WDV बन जाती है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, जबकि सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए हमारे पास WDV मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। अब जब फर्स्ट ईयर में हम लोग आते हैं ना, तो हमारे पास क्योंकि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जीरो है, तो कॉस्ट माइनस जीरो इज इक्वल टू कॉस्ट, वही उसकी WDV बन जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इसका डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करना है। इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला क्या था हमारे पास? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ। अगर क्वेश्चन में कभी पूछे तो आपने कैलकुलेट करना है, अदरवाइज आप लोगों ने वहां पे डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई नहीं करना। और आपने जब भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, आप लोग करेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, यहां से अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन रेट, अक्सर क्वेश्चन में ऐसे होता है कि डेप्रिसिएशन रेट आपको खुद बता दिया जाता है और क्वेश्चन में लिख देता है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। रेट खुद से बता देगा। लेकिन इन केस अगर रेट खुद से नहीं बता रहा, तो आपको ना तीन इंफॉर्मेशन की जरूरत है: कॉस्ट ऑफ द एसिड, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसिड, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड। और ये तीन इंफॉर्मेशन अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इनको यूज करते हुए हम लोग रेट खुद से कैलकुलेट करेंगे, और इसका फार्मूला है 1 - nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, जिसे रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू भी हम लोगों ने कहा था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट। S stands for scrap value, and C stands for
cost of the asset and n useful life. तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चंस में जाकर उसका डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा के मुताबिक अगर हम लोग डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 100,000 डिवाइडेड बाय 500,000। अच्छा देखो, अब ये 100,000 कैसे आया? 500,000 का 20%। और जैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, एंड रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, परसेंटेज का साइन अप्लाई करने के लिए एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ 100,000 divided by 500,000 end result multiplied by, and the depreciation rate is 57.22, sorry 27.522। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हो सकता है कि अगर आप लोग 27.5 करते हो, बिल्कुल ठीक है, आप 27.5 के मुताबिक करो, लेकिन थोड़ा बहुत ना फिर राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो फिर अच्छा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद दो तीन वैल्यूज आप लोग पिक कर लो, फिर वो जो डिफरेंस है ना राउंडिंग ऑफ का, वो कम से कम होता जाएगा। जैसे ही आप ये रेट अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना, उसके लिए प्रीवियस ईयर की डब्ल्यूडीवी होना जरूरी है। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक आप लोग नहीं कर सकते कि सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ईच ईयर ही कैलकुलेट कर लें, ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपने पास एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या चीज बतानी है? डेप्रिसिएशन expense for the year 1, 2, 3, 4 and 5। अब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर कैलकुलेट करना है तो ये बड़ा इजी सा काम है। कैसे? 500,000 कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 27.522%। द आंसर इज 137,610। इसी के साथ हम लोग अपने पास बना लेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या चीज आएगी इसमें? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर हम लोग बात करें हर साल के लिए कॉस्ट ऑफ द एसेट 500,000 फॉर द ईयर 1, 2, 3, 4
and 5. फर्स्ट ईयर के लिए क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 137 and the WDV of the asset is 362,390. अब फर्स्ट ईयर की जो हम लोगों ने WDV कैलकुलेट कर लिया एट द एंड ऑफ ईयर 1, वो बेसिकली ईयर 2 के लिए ओपनिंग WDV है। और ईयर 2 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वो ऑन 362,390। अब जो आप लोग डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करोगे वो 362,390 इज इक्वल टू, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 99,737। ये सेकंड ईयर का हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगी, इसमें ऐड कर दो प्रीवियस ईयर की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आंसर आ जाएगा 237,347। and the WDV of the asset is 262,653। क्या यही है आंसर? yes. अच्छा, अब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं। 72290 नहीं आ रहा। अच्छा, ये ठीक है, 6653 72287। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगी 309634। WDV of the asset is 190, ऐसे ही है, 366। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 52393। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 52393 362,027। हाँ जी, and the WDV of the asset is 137,973। 137,973 लास्ट ईयर है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए? 400,000। WDV ऑफ द एसिड क्या होनी चाहिए? 100,000। अब जरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखें, मल्टीप्लाइड बाय 0.27522, तो वैल्यू क्या आ रही थी 37973।
और जैसे ही ये इसमें ऐड करोगे, क्या 400,000 हमारे पास बन नहीं गया? एंड द WDV ऑफ द एसिड इज 100,000। अभी भी हमारे वो रूल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जो हम लोगों ने कहे थे कि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड WDV is equal to residual value and acid's accumulated depreciation is equal to depreciable amount। चाहे हमारे पास जो मर्जी मेथड हो, लेकिन एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इस रूल के साथ हम लोग जरूर चलते हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में देखें, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है। क्यों? वो ऐसे एसिड्स पर होता है जिससे हमें पता हो कि इनसे मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल अमाउंट के हैं, तो एसिड्स को डेप्रिशिएट भी हम लोग इक्वल अमाउंट्स के साथ करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचर ऐसी है कि जो स्टार्ट में तो हमें ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन जैसे ही वो एसिड ओल्ड होते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, हमें उस लिहाज से बेनिफिट्स नहीं मिलते जो उन्होंने हमें स्टार्ट में दिए थे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, अगर इनिशियल फेज में देखा जाए तो बहुत अच्छी वर्किंग एफिशिएंसी शो करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, काम बड़े आसानी से हो रहा होगा, लेकिन जितना प्लांट एंड मशीनरी पुराना होता जाएगा उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेगा, उसकी प्रोडक्शन लेवल कम होता जाएगा। और जब हमें पता है कि इससे मिलने वाले बेनिफिट्स फ्यूचर में डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन होगी कि हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल चार्ज करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का ट्रेंड भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि स्टार्ट के ईयर्स में अगर बेनिफिट ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन भी हम लोग ज्यादा चार्ज करेंगे, जैसे कि आप लोग यहां पे देखें। लेकिन जैसे जैसे बेनिफिट्स कम होते जाएंगे, वैसे वैसे इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी डिक्रीज होता जाएगा। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? और हर साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कैलकुलेट होता है रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर। जो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करते हैं वो हम लोग अप्लाई करते हैं रिड्यूस्ड अमाउंट। रिड्यूस्ड अमाउंट से क्या मुराद है कि कॉस्ट के ऊपर नहीं हो रहा होता, उसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होकर उसकी WDV के ऊपर हो रहा है। तो क्या रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर नहीं हो रहा डेप्रिसिएशन? रेट तो सेम है, लेकिन आप देखिए अमाउंट सेम नहीं है। रेट जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं सपोज, क्या हम लोग सपोज क्या इधर ही देख लें तो 27.522%। क्या हर साल के लिए ऐसा नहीं था? लेकिन अमाउंट इक्वल नहीं आई, अमाउंट हर साल की डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर साल पर जो हम लोग रेट अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी रिड्यूस्ड अमाउंट पर है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और हर साल की WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, WDV मेथड। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन के लिए अब अगर आप लोग देखें, मैं अगर आपसे ये कहूं सेम डाटा प्रोवाइड करूं, आपको पता है ना 10 मार्क्स के MCQs भी शामिल हैं, तो उनके लिए आप अगर इतनी हैवी सी वर्किंग करेंगे और मार्क्स मिलना है जस्ट 1 आप लोगों को, आपको नहीं लगता कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला? तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, इट मींस दैट थर्ड ईयर की WDV होनी चाहिए। थर्ड ईयर की WDV के लिए थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके लिए सेकंड ईयर की WDV होनी चाहिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मतलब जीरो से इक्वेशन स्टार्ट करना पड़ेगा और फोर्थ ईयर तक लेकर जाऊंगा। मुझसे फोर्थ ईयर की WDV पूछ ले, तब भी तो बिल्कुल सेम मेथड कि मेरे पास उससे पहले सारा डाटा होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल फॉर्म में और अच्छे भले मार्क्स हैं, 7 8 9 10 मार्क्स हैं आप लोगों के पास, तो इसकी एग्जैक्ट यही प्रेजेंटेशन है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया और उसके बाद उसने कहा एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करें, तो आप लोगों ने सबसे पहले उसे बताना है कि भाई ये डेप्रिसिएशन रेट है। उसके बाद आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट्स बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं और ये सब कुछ उसको बनाकर दे देते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होगा तो आप लोग देखें भाई, हर साल डेप्रिसिएशन रेट हमारा कितना चार्ज हो रहा है? 27.522%। मतलब अगर एक एसिड 100 रुपए का है तो अपने आप को डेप्रिशिएट करवा देगा 27.522% के साथ। एम आई राइट? आपने ना अपने एसिड की फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, अपने एसिड की फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। जैसा रेट फाइंड किया, उसके बाद आप पहुंचे 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.27522 इज इक्वल टू, आंसर मिल गया। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अब क्योंकि आप हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उसकी डब्ल्यूडीवी की वैल्यू के ऊपर कर रहे हो, तो जिस तरह से आपकी डब्ल्यूडीवी डिक्रीज हो रही है, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी उसी तरह से डिक्रीज होगा। नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने चार्ज करना है ना, वो आपने इसके ऊपर आ जाना है और इसका ले लेना है रिमेनिंग पोर्शन। आंसर मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। अच्छा अब देखो, इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझ आ गई है? कितना इजी सा मेथड है ना। अब इसके लिए आप लोगों का समझदार होना बहुत जरूरी, कि जब तक आप लोग खुद से नहीं वर्किंग करेंगे ना, तब तक ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना, क्लास में सिर्फ सर हिलाने से कभी भी अकाउंटिंग नहीं आने वाली, आपको खुद भी एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है। और इसी तरह अगर आपने WDV ऑफ द एसिड फाइंड करनी हो यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फिर किसी भी ईयर के लिए आपसे पूछ ले, आप डायरेक्ट उस ईयर तक पहुंच सकते हैं। अच्छा अब देखें, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस, अब क्योंकि WDV ऑफ द एसिड है तो आपको ना फ्यूचर वैल्यू कम मिलेगी। कॉस्ट ऑफ एसिड ज्यादा, प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा, फ्यूचर की वैल्यू कम, तो प्लस का फार्मूला नहीं अप्लाई होता। माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू पावर टाइम। अच्छा अब देखो यहां पर जादू, 500,000 इंटू 1 माइनस 0.27522 रेज टू पावर, फर्स्ट ईयर के बाद मुझे WDV चाहिए। ये लो, क्या यही थी? 362 362 390। मुझे सेकेंड ईयर के बाद चाहिए, यहां पे 2 पुट करो, ये आ गई 262 653। थर्ड ईयर के बाद चाहिए, इसको 3 कर दो, 190 366। ये देखो, फोर्थ ईयर के बाद चाहिए WDV 137,973। फिफ्थ ईयर के बाद चाहिए, तो वैसे तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर है और वो इज इक्वल टू हो जाएगी रेजिडुअल वैल्यू, तो रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब इन केस आप सिर्फ ये वाला फार्मूला अप्लाई, ठीक है, वो फर्स्ट वाली अगर बात समझ नहीं भी आई, हालांकि समझ आ जानी चाहिए, लेकिन इन केस अगर नहीं आए, आप ना सिर्फ ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। आपसे पूछा गया कि फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, तो आपको थर्ड ईयर के एंड की WDV चाहिए। आप यहां से WDV फाइंड करो थर्ड ईयर के एंड की, ये देखो आ गई। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई कर दो, ये फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया आपके पास 52393। एनी प्रॉब्लम? कैलकुलेशन में किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? कर लेंगे? चलें, गुड, शाबाश।
लेकिन इसमें एक छोटा सा है ड्रॉबैक, और वो ड्रॉबैक ये है कि जो काम मैंने किया है ना, ये उस टाइम पर यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ये फार्मूलाज व्हेन एसेट इज परचेज्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अगर ये एसेट आपने परचेज कर दिया ड्यूरिंग द पीरियड, आप ये फार्मूलाज नहीं यूज कर सकते, आपको मैनुअल चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ गई सब बच्चों को? और अगर यही चीज हम लोगों ने सपोज कैलकुलेट करनी हो यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसके लिए अगर हमने WDV कैलकुलेट करनी हो ना, तो फार्मूला होता है हमारे पास WDV इज इक्वल टू कॉस्ट वन माइनस डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये देखें, कॉस्ट क्या थी? 500,000। वन माइनस डेप्रिसिएशन रेट, आपको याद है हमने कितना कैलकुलेट किया था? ये देखो, 16%। 16% मल्टीप्लाइड बाय, अब सपोज मैंने कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल के बाद अब देखें इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 260। थर्ड ईयर के बाद WDV देखो कितनी है? 260। सपोज के फोर्थ ईयर के बाद है, इज इक्वल टू 180। ये देखो 180 आ गए हमारे पास। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? और अगर आप लोगों ने इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वगैरह कैलकुलेट करना हो, तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो फिर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट मल्टीप्लाइड बाय कितने साल के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सपोज 3 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। वैल्यू क्या आ गई? तो ये देखो थर्ड ईयर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 240। इसी तरह से फोर्थ ईयर की कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 320। बात फिर से वही, ये फार्मूला उस टाइम पर अप्लाई करेंगे व्हेन एसेट इज परचेज्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अदरवाइज नहीं कर सकते। जी, रेट हमारा पर एनम के हिसाब से होता है, रेट पर एनम के हिसाब से होता है। दूसरी बात, हमने अपना अकाउंटिंग पीरियड देखते हैं। अब देखो, जब हम लोग बात करेंगे ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में शायद इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्ट्रेट लाइन मेथड में जो बात कर रहे हैं ना, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं कर सकते। क्योंकि उसमें अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, आपने एसिड परचेज किया है 1 जुलाई, तो आप लोग उसमें ना 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करके 6 मंथ्स के बाद जो WDV आएगी अगले साल की डेप्रिसिएशन 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उस वैल्यू के ऊपर चार्ज करोगे। लेकिन जो आपका मेथड है, वहां पर बात गलत हो जाएगी, कि उसमें फर्स्ट 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी आपकी कॉस्ट के ऊपर चार्ज हो रही होगी। ओके, कोई और क्वेश्चन? सबको क्लियर? चलो शाबाश, गुड। आप लोगों की स्टडी टेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें, सबसे पहले वही आपको रेट वगैरह की इंफॉर्मेशन दे दी, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, उसके साथ एग्जांपल नंबर 8 आप लोगों के पास आ गई, और उसका उन्होंने डेप्रिसिएशन रेट सबसे पहले कैलकुलेट किया, और सेम यही मेथड अप्लाई कर दिया। ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है। साथ में क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के बाद हमारे पास एसिड की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसका सोल्यूशन देखे बगैर जरा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो बताएं। एग्जाम्पल नंबर 9 का आंसर बताएं मुझे बगैर सोल्यूशन देखें। अच्छा, अब अगर एग्जाम्पल नंबर 9 को देखें ना, तो ये बड़ा इजी सा काम था। डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं, इन केस कभी भी डेट ऑफ परचेज गिवन ना हो, इट मींस दैट फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन, मतलब आपने ये ज्यूम करना है कि ये एसेट इज परचेज्ड ऑन
first day of the accounting period and no depreciation in the year of disposal. All right. अगर डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है तो एसिड को हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल डिस्पोज करेंगे ना उस साल किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर। लेकिन अगर डेट गिवन है कि एग्जैक्ट डेट बताए कि मैंने किस मंथ में किस डेट पर इसको परचेज किया, फिर हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जाएंगे। फिर अगर मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी, एंड हो रहा है 31 दिसंबर, मैंने एसिड परचेज किया ऑन 1 अप्रैल, तो मैं उसको फुल ईयर डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा फर्स्ट ईयर में फॉर 9 मंथ्स, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर। मेरी बात समझ आ गई? फिर अगर वो डिस्पोज हो रहा होगा ना से दैट 30 जून को, तो मैं फर्स्ट 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उसके ऊपर इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। मैं डिस्पोजल की डेट तक उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। लेकिन अगर मुझे डेट ना बताई गई तो मैं जिस साल परचेज कर रहा हूं उस साल फुल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और जिस साल डिस्पोजल करूंगा उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। रूल समझ आ गए आप सब बच्चों को? अच्छा, जब इधर गए तो इट मींस दैट फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज के फर्स्ट ईयर की फुल ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मुझे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता दिया गया और मुझसे पूछी गई कैरिंग अमाउंट, मतलब के डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो मेरे माइंड में उसी टाइम फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला है हमारे पास? 64,000 into 1 minus 25% raised to power 3, वैल्यू इज, बता दो उसको। बात क्लियर? तो अब ये मैनुअल मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एनी प्रॉब्लम? गुड। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, the third method of depreciation is known as unit of production method. हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इसका आपको पता है सेकंड नेम क्या है? आउटपुट मेथड। अच्छा जी, जब हम लोग बात करते हैं ना स्ट्रेट लाइन मेथड की, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की, तो भाई हमें प्रोडक्शन बता, अगर ये सपोज एसिड मेरे पास प्लांट है तो मुझे इसकी, और हमारी पॉलिसी है कि हम इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे नहीं गर्ज कि हम लोग इस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती। हमने प्रोडक्शन की है नहीं की, कब से की है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता हमें। हमने जस्ट क्या चीज देखनी है, एसिड अवेलेबल फॉर यूज का, एसिड अवेलेबल फॉर यूज किस दिन से है, उस दिन हम एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे और उसी दिन से उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी बात क्लियर है सब बच्चों को? लेकिन अगर ये आप लोगों के पास मौजूद है प्लांट एंड मशीनरी, तो लाइफ आप लोगों ने देखा एसिड्स की दो तरह से होगी, एक इन ईयर्स और दूसरा इन नंबर ऑफ यूनिट्स और सिमिलर यूनिट्स। अब ये हो सकता है कि वो आपसे कह दे द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड इज 5 years
and it is expected that during the period 10,000 number of units produced, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 जितने भी होंगे, तो आपको कह देगा कि इस टाइम पीरियड में एक्सपेक्टेड है कि हम इस प्लांट एंड मशीनरी से इतने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे। अब ये बात क्वेश्चन में वो खुद बताएगा आपको, अदरवाइज आप कभी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब क्या होगा, वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, हाँ जी, कितने थाउजेंड नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए? 50,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, या बल्कि 20 काफी है, 20 करते हैं। यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड और या मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग 5 years as year 1। अब हर साल कितने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने, उसके बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। से दैट, उसने कहा कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बनाए 3,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, ईयर 2 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, ईयर 3 6,500 नंबर ऑफ यूनिट्स, ईयर 4 3,500 नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने हो गए तो टोटल? एंड ईयर 5 2,000 नंबर ऑफ। हाँ जी, 20,000 पूरे हो गए। कि ये जो 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने बनाने हैं वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि फर्स्ट ईयर में 3,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, सेकंड ईयर में 5,000 नंबर ऑफ यूनिट, थर्ड ईयर में 6,500, फोर्थ ईयर में 3,500 एंड लास्ट ईयर ऑफ एसिड हम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे उससे 2,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑल क्लियर? अच्छा, अब हमसे कहा गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास ये कैसे आएगा? अब क्योंकि हमारे पास मेथड है आउटपुट मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल नहीं होने वाला। ये डिपेंड करेगा ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड। जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड करेंगे उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ यूनिट कम खर्च कर रहे हैं तो मैं हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाया, टैंकी फुल, आज के दिन में आप लोगों ने सिर्फ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्या कल दोबारा से फिर से जीरो से टैंकी फुल करवाएंगे? नहीं, फ्यूल कम लगा होगा। लेकिन अगर सेकंड डे आपने डिस्टेंस कवर कर दिया है 400 किलोमीटर का, तो क्या उतना ही फ्यूल लगेगा जितना पहले दिन पे लगा था? नहीं, डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, वो भी तो एक एक्सपेंस ही है। तो प्लांट एंड मशीनरी भी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स बने कितने हैं, उसके मुताबिक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है। अब इसके लिए हम लोगों ने अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना हो तो
मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स जिस साल आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है उस साल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए, उस साल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किए गए, मल्टीप्लाइड बाय रेट, मल्टीप्लाइड बाय रेट। और ये रेट आपके पास कैसे आएगा? ऐसे आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग क्या करते थे? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। मतलब डेप्रिसिएशन रेट जिस तरह फाइंड कर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस तरह फाइंड करते थे, तो आप लोग कहते थे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एम आई राइट? यहां पर यूजफुल लाइफ क्या है? इन नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे यूजफुल लाइफ क्या है? तो हम लोग ना यहाँ पे इन ईयर्स नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यूनिट्स टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, इससे बेसिकली रेट से मुराद होता है पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस रेट से क्या मुराद है? पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा देखो, अब अगर मैं ये कैलकुलेशन करूं ना इस रेट की, मुझे ये बताओ ड्यूरिंग द पीरियड टोटल कितनी अमाउंट डेप्रिशिएट होगी? ड्यूरिंग द पीरियड, पीरियड से मुराद है यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, टोटल कितनी अमाउंट डेप्रिशिएट होगी? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू 400,000। कैसे आई? 500,000 माइनस, हमने कहा कि ड्यूरिंग द पीरियड इन टोटल हम 400,000 को डेप्रिशिएट करेंगे। तो इससे बनाएंगे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? इस 400,000 को डेप्रिशिएट करने पर कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इन टोटल 5 साल के अंदर हम लोग बना रहे हैं? कितने? 20,000। तो देखो ये आंसर आप लोगों के पास क्या आता है? 20। अब ये 20 क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट। क्या मतलब? कि अगर मैं एक यूनिट बनाऊं तो उस पर 20 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने गाड़ी की टैंकी फ्यूल वगैरह फुल करवाया, तो फुल हुई 10,000 रुपए में, फुल हुई है। और उस 10,000 रुपए से फुल करवा के जैसे ही आप ट्रैवलिंग पे निकले, आपने उससे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आप ये देख रहे हो कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पर आपकी कॉस्ट कितनी आई है? 10,000। तो 1 किलोमीटर पर कितनी कॉस्ट आएगी? 10,000 डिवाइडेड बाय 200, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि पर किलोमीटर मुझे इतना एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। वो आपके पास रेट कहलाता है। अब आपको नेक्स्ट ट्रिप का पता होगा कि नेक्स्ट ट्रिप आपका है 50 किलोमीटर का, आपको पता होगा इतने का पेट्रोल लगेगा। नेक्स्ट ट्रिप है 100 किलोमीटर का, आपको पता होगा इतने का पेट्रोल लगेगा इसके ऊपर। जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों की एवरेज कैलकुलेट करते हैं
कि 15 किलोमीटर पर लीटर, कि अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाओ तो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर 1 यूनिट बनाओ तो 20 रुपए का आपका एक्सपेंस आएगा। बात क्लियर हो गई। अब जब आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो जिस साल का भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, आप देखो उस साल हमने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए कितने। अब जैसे अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, तो फर्स्ट ईयर में हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए? 3000। तो 3000 नंबर ऑफ यूनिट का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20। बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जब आपने कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 1, 2, 3, 4, 5, तो सबसे पहले क्या चीज देखनी है हम लोगों ने? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट ईयर के कितने हैं? नेक्स्ट ईयर में 5000, 6500, 3500 एंड 2000। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग रेट के साथ, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट इज, यहां पर रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं होता, यहां पर रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज पर यूनिट होता है। यहां पर रेट से मुराद है 1 यूनिट बनाने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यहां पर रेट से मुराद वो 20% नहीं है। बात क्लियर? जी बताएं, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी फिर हमारे पास? 60,000, 100,000, 130, 70 एंड 40,000। हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जरा तमाम ईयर्स के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना। 400,000। ये बात समझ आ गई सबको? किसी को डाउट? अच्छा, सबको क्लियर है ना ये बात? ये है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब जब फ्यूचर में आप लोगों ने कैलकुलेट करना है ना, तो आपने ना ये टू प्रोसेस से नहीं जाना कि जैसे नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट और फिर अलग से रेट को कैलकुलेट करने, आपने ऐसा नहीं। जब इन फ्यूचर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं ना, तो आपने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। ये देखो, कॉस्ट माइनस डिवाइडेड बाय लाइफ इन, ये बात आपको समझ आ गई होगी, एम्बिग्विटी खत्म हो गई। लाइफ इन यूनिट, लाइफ इन ईयर्स करोगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। लाइफ इन यूनिट्स करोगे तो आउटपुट मेथड आ जाएगा। एंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बेसिकली बात वही है, लेकिन काम सिर्फ एक मरतबा हो रहा है। मतलब अब अगर मैंने कैलकुलेशन करनी हो, तो मैं सिंपली इस तरह से इसको कैलकुलेट करूं। अक्सर राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो अगर इस फार्मूले से जाऊंगा ना, तो राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस मिनिमम है। और अगर रेट वाले से जाऊंगा तो फिर कुछ ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। 500,000 माइनस 100,000 डिवाइडेड बाय 20,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो मैं सिंपली इतना करता जाऊंगा। 3,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अभी यहां पे आए 5,000 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
सिर्फ एंड वैल्यू को आपने चेंज करते जाना है। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मेरी बात क्लियर हो गई होगी सब बच्चों को? एनी प्रॉब्लम? एक्सट्रैक्ट तो आप लोग बना के दे सकते हो, बनाओ जरा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट ऑफ, ये तो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जस्ट कैलकुलेट किया है फॉर ईच ईयर। मुझे एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना कर दें। एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है अभी के लिए। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईयर 1, 2, 3, 4 एंड। अच्छा, अभी के लिए तो ऐसा है ना कि मैं फर्स्ट ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आपको सारे एक्सट्रैक्ट बना के दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऐसा ना हो। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर 2004, तो सिर्फ आपने फोर के बारे में बताना है। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा होता है वो कहता है विद कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव से मुराद होता है कि जिस ईयर की वर्किंग कर रहे हो, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, उससे बिल्कुल प्रीवियस ईयर कंपैरिजन के तौर पर आएगा कि प्रीवियस ईयर में क्या था और इस साल में क्या है, ताकि हम उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकें। तो इसीलिए कहा जाता है कंपैरेटिव ईयर। और कंपैरेटिव ईयर कौन सा होता है? बिल्कुल उससे प्रीवियस ईयर। तो जब भी आपसे कहे कि कंपैरेटिव्स भी बताएं और वर्किंग हो रही है ईयर 2005 की, तो उसका कंपैरेटिव कौन बनेगा? 2004। वर्किंग हो रही है 2003 की, तो उसका कंपैरेटिव कौन बनेगा? 2002। वर्किंग हो रही है 2001 मतलब ईयर वन की, तो उसका कंपैरेटिव कौन बनेगा? नहीं बनेगा, उससे पहले कुछ है ही नहीं, वो खुद फर्स्ट ईयर है। ओके, फर्स्ट ईयर ईयर वन की वर्किंग हो रही है, उसका कंपैरेटिव नहीं होता। बात क्लियर? शाबाश, एक्टिव माइंड बैठा करो। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या था हमारे पास? 60,000। सेकेंड ईयर के लिए 100,000। थर्ड ईयर के लिए 130,000। फोर्थ ईयर के लिए 70,000। एंड फॉर द लास्ट ईयर 40,000। ये है एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या कोई मुश्किल चीज है? इसी में आपके 8 से 10 नंबर हैं कि सिर्फ एक डाटा आएगा, एक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपसे कहेंगे प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसमें क्या करना होगा? सिर्फ आपने ना ये देखना है कि उसको डेप्रिशिएट कैसे करना है, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, और जाकर इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देना है आप लोगों ने। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, एसिड को रिप्रेजेंट करने का ना वैसे तो मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास, लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, और आप लोगों के लिए बनाना भी आसान है। तो बुक में हो सकता है उन्होंने इधर उधर कुछ और इस तरह की बातें, तो आपने इधर उधर नहीं घूमना, वहां पर सिर्फ एंड रिजल्ट को मैच करो। कॉस्ट ऑफ द एसिड इज फॉर ईच ईयर फॉर ईयर 1, 2, 3, 4
हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000, हाँ जी, 60 प्लस 100, 160,000, 160 प्लस 130, 290,000, 290 प्लस 70, 360 प्लस 40। क्या रूल को फॉलो कर नहीं लिया आप लोगों ने? देखिए, जो मर्जी आपके पास मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, लेकिन आपके पास रूल बिल्कुल सेम है कि लास्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली डेप्रिशिएबल अमाउंट के इक्वल है। अब जब डब्ल्यूटीवी फाइंड करेंगे, फर्स्ट ईयर की डब्ल्यूटीवी 440, 340, 210, 140 and 100,000. And at the end of useful life of an acid, the acid's WDV is equal to its residual value. Any problem? स्टडी टेक्स्ट को देखते हैं। यूनिट प्रोडक्शन मेथड ये आपने रीड करने हैं। ये रेट के बारे में उसने आपको बता दिया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी होम असाइनमेंट है। ओके, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा बगैर सॉल्यूशन को देखे। सॉल्यूशन सिर्फ एंड पे देखना है कि क्या मैचिंग हो रही है, सिर्फ इसीलिए सॉल्यूशन देखना है कि आप जब चेक करने लगो। अदरवाइज कॉपी पेस्ट करके आओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज का। तो आप लोगों ने खुद से इसको सॉल्व करना है एग्जाम्पल नंबर 10 को। और the last method of depreciation is sum of digit method. Sum of digit method. Sum of digit method. अच्छा जी, इसके लिए भी ना आप लोगों को तीन चीजों का होना जरूरी है आप लोगों के पास। क्या? कॉस्ट ऑफ एसिड, रेजिडुअल वैल्यू, या हमें डेप्रिशिएबल अमाउंट बता दे, एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड। इधर जब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू तो इधर आप डेप्रिशिएबल अमाउंट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट and multiplied by remaining life। cost minus residual value divided by sum of year digit multiplied by remaining life। अच्छा, रिमेनिंग लाइफ का तो पता चल जाएगा कि अगर किसी एसिड की लाइफ 5 साल है, 2 साल डेप्रिशिएट हो गया, रिमेनिंग कितना, 3 इयर्स, वो तो हम लोग लिख लेंगे। लेकिन बात आती है कि सम ऑफ ईयर डिजिट कैसे आएगा। अगर एसिड की यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, जैसे हमारी एग्जांपल में है, इज इक्वल टू 5, तो उसके लिए सम ऑफ ईयर डिजिट से मुराद होता है
1 से लेकर यूजफुल लाइफ तक तमाम डिजिट्स का सम, ये सम ऑफ ईयर डिजिट है। 1 से लेकर यूजफुल लाइफ तक तमाम ईयर्स के डिजिट्स का सम, यूजफुल लाइफ पर सम ऑफ ईयर डिजिट बन जाएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू, फिर अगर कोई ऐसा एसिड जिसकी यूजफुल लाइफ 7 ईयर्स है, तो उसका सम ऑफ ईयर डिजिट क्या बनेगा मेरे पास? 28। 15, 5 तक तो कर लिया ना, +6 21 +7 28, 8 साल है तो फिर सम ऑफ ईयर डिजिट क्या बन जाएगा? 36। 20 ईयर्स है तो फिर तो मतलब मैं बैठ जाऊंगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +20, ऐसा ही है? नहीं, क्योंकि हम इसीलिए पढ़ाई गई थी। आपको याद है वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको नहीं लगता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? डिफरेंस 1 का आ रहा है, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास लास्ट टर्म भी वही है। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास लास्ट टर्म भी, देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। लास्ट टर्म क्या है? आपको याद है आपने सम ऑफ डिजिट्स के लिए, सम फाइंड करने के लिए इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक फार्मूला यूज किया था। आपने कहा था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो थोड़ा थोड़ा याद आया? क्यों हम पुराने वक्तों की बात है, जब आप नियाणे हुआ करते थे तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था ना? अच्छा, n से मुराद नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? जितनी यूजफुल लाइफ है। एम आई राइट? तो इस फार्मूले को हम लोग चेंज कर लेंगे, n/2। फर्स्ट टर्म हमेशा क्या आएगी? और लास्ट टर्म हमेशा, ये फार्मूला है सम ऑफ डिजिट्स को कैलकुलेट करने का। अब जो मर्जी यूजफुल लाइफ हो, n को उससे रिप्लेस कर, आपके पास सम ऑफ डिजिट आ जाएगा। जैसे से दैट मेरे पास ये 5 थी ना, तो वैसे तो 1 2 3 4 5 5 तक 7 तक कैलकुलेट करना कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एसिड की यूजफुल लाइफ ही अगर 20 साल है, 25 साल है, और सम ऑफ डिजिट मुझसे पूछ लिए जाए, तो बैठ ना जाना, ये फार्मूला यूज कर लेना। अब पहले वेरीफाई करते हैं कि क्या फार्मूला ठीक से वर्किंग कर रहा है। वाह, ये तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब अगर 20 ईयर्स पूछ भी लिए, तो ये देखो 20/2 इंटू 1 + 20 टू 10 टू 10। सुभान अल्लाह। टू 10, द आंसर इज टू 10। बात समझ आ गई सब बच्चों को? चले शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ कितने अच्छे बच्चे हैं, कहते हैं यस। बताओ ना, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब कैसे आएगा? कैसे आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? ऐसे आएगा, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ईयर 1 2 3 4 5। देखो भाई, ये ईयर है जिस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट ईयर में जाऊंगा ना, तो देखो भाई ये बात तो है कॉमन, 500,000 -100,000 डिवाइडेड बाय, जी डिवाइडेड बाय 15, ये कॉमन है। चाहे जिस मर्जी ईयर के लिए आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड बाय। बात आती है यहां पर कि मल्टीप्लाई किसके साथ करना है।
अब बात सुनो। यहां पर मैंने एसिड परचेज किया, मेरी बात जरा गौर से सुन लेना, फिर आप लोग एरर कर लोगे तो बाद में मसला बन जाएगा। मैंने एसिड परचेज किया, गौर से सुनना। ऑन 1 जनवरी ईयर 1, एसिड की यूजफुल लाइफ है 5 years। ऑन 31 दिसंबर ईयर 1, एसिड अपनी जिंदगी का वैसे 1 साल पूरा कर चुका है। किसी को कोई डाउट? अपनी जिंदगी का 1 साल पूरा कर चुका है ना ऑन 31 दिसंबर ईयर 1। अगर मैं आपसे पूछूं ऑन 31 दिसंबर ईयर 1 द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड इज 4 years, तो क्या मैं इसको यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 4 करूं? तो आंसर है नो। बस यही ट्विस्ट आ जाता है यहां पर। इवन के बजाहिर देखा जाए तो एसिड की यूजफुल लाइफ 5 साल है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, वैसे यूजफुल लाइफ 5 साल है, लेकिन ऑन 31 दिसंबर ईयर 1 पे देखूं तो एसिड की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 साल है, लेकिन मैंने यहां पर 5 लिखना है। तो फिर आपको नहीं लगता ये ऊपर वाली बात गलत हो गई है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाली? इससे मुराद होता है कि जिस डेट पर आप मौजूद हैं वहां पर देखो पास्ट में कितनी मर्तबा एसिड को डेप्रिशिएट कर चुके हो। जब मैं 31 दिसंबर ईयर 1 पे मौजूद हूं और मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्या मैंने कभी एसिड को डेप्रिशिएट किया था? तो अभी तो 5 साल पूरे डेप्रिशिएट करना है ना, वो 5 लिखा है। मेरी बात समझ आ गई है सब बच्चों? तो इसीलिए इसके लिए ये जो फैक्टर आएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 है। बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखो, जब हम लोग मौजूद होंगे ना ऑन 31 दिसंबर ईयर 2, अब बजाहिर एसिड की 2 साल की जिंदगी गुजर गई, बाकी बच कितनी गई? 3। लेकिन मैं यहां पे 3 नहीं लिखूंगा। यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन की। आप ये देखो ना कि जब आप सेकंड ईयर में मौजूद हो तो अभी सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो चार्ज करना है ना हम लोगों ने। इससे पहले कितने साल डेप्रिशिएट कर चुके हैं? 1 साल। तो बाकी कितने साल डेप्रिशिएट करना है? तो मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये बात क्लियर हो गई होगी। यहां पर बच्चों से सिर्फ ये एरर हो जाता है। क्या आप, अच्छा आप लोग खुद सोचो, यूजफुल लाइफ अगर 5 साल है तो मुझे 5 साल अप्रिशिएट करना चाहिए ना, 5 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना चाहिए ना। सपोज मैं आपकी बात पे चलता हूं कि मैं यहां पर जाके लिख दूं 4, यहां पर फिर 3, यहां पर, यहां पर, और तो फिर यहां पर। तो आपको नहीं लगता कि 5वें साल आप डेप्रिशिएट ही नहीं कर रहे? तो आप तो 4 साल के लिए डेप्रिशिएट कर रहे हो। कॉन्सेप्ट गलत ना हो गया? फिर तो आपने यूजफुल लाइफ को 4 साल रखा हुआ है। एम आई राइट? बस यही वजह है हम इस तरह से नहीं चलते। हम क्या करेंगे इसके लिए? 5, 4, 3, 2, 1, ये इसका फैक्टर देगा। अच्छा अब इसको याद कैसे रखना है? देखो भाई, अगर आपके पास, बात सुनना जरा, बात सुनो, अगर आपके पास यूजफुल लाइफ है 5 साल, ये यूजफुल लाइफ है, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो जब इसका फैक्टर आपने लिखना है ना, मतलब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो आपने इसका उलट लिखना शुरू कर देना है। यूजफुल लाइफ जा रही है असेंडिंग ऑर्डर में, एम आई राइट? आपने उसके फैक्टर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर देना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब मुझे बताओ, मेरे पास एक एसिड है जिसकी यूजफुल लाइफ है 15 years। एक एसिड जिसकी यूजफुल लाइफ है 15 years, मैंने उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 6। बताओ उसके लिए मेरे पास फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ क्या होगी? सोच समझ के, सोच समझ के, कोई मुझे जल्दी नहीं है। हाँ जी, 10 आएगा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, जिस साल मौजूद हो उससे पीछे देखो कितने साल मैंने उसको डेप्रिशिएट किया। 6th ईयर में तो अभी करना है ना, वहां पर तो अभी मैं मौजूद हूं।
उसी के लिए तो कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो उससे पहले कितने साल डेप्रिशिएट कर चुका हूं? 5 साल। 15 में से 5 निकाल दो, फैक्टर क्या बनेगा उसका? 10 years। गॉट इट। अगर मैंने उसके ईयर 9 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो तो मैं उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ क्या लिखूंगा? ईयर 9 की। तो उससे पहले 8 साल डेप्रिशिएट कर चुका हूं, 15 में से 8 माइनस करता हूं, बाकी 7 रहेंगे। बात क्लियर होगी सब बच्चों? कोई डाउट? कर लोगे ना? चले शाबाश, बहुत ज़हीन है आप लोग। हाँ जी। एंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज, बताएं इधर। 400,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू 133333। बस 0.3333। ओके हो गई बात? हाँ जी। नेक्स्ट वन इज 10667.66 है तो राउंड ऑफ करके 7। नेक्स्ट वन इज जी एग्जैक्ट। हाँ जी 80,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 5। बस ठीक है, कहते हुए शर्मा रहे हो। और यहां पर 2667, और जब इनको ऐड करोगे देन टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द 5 years इज, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा एक बात सुनो, क्या आपको नहीं लगता कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरह है? इनिशियल ईयर्स में हायर डेप्रिसिएशन और लेटर ईयर्स के अंदर कम डेप्रिसिएशन, क्या ऐसा नहीं है? सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो ऐसा है, लेकिन इसमें भी फर्क है। अगर आप लोग गौर करें ना, यहां पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हर साल का ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया। अच्छा एक लम्हे के लिए जरा कैलकुलेटर तैयार रखो, क्या मुझे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के दरमियान डिफरेंस 3787। शाबाश, गुड। अच्छा इसमें और इसमें मुझे जरा डिफरेंस बताओ, सेकंड और थर्ड ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के दरमियान डिफरेंस। 2745। अच्छा इन दोनों के दरमियान जरा डिफरेंस बताना। अच्छा लास्ट वाला भी फाइंड हो सकता है, लेकिन आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। डिफरेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप गौर करें ना, हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो डिक्रीज इक्वल अमाउंट के साथ नहीं है। वो जो डिक्रीज है वो डिक्रीज इक्वल अमाउंट के साथ नहीं है। लेकिन अगर यही ट्रेंड आप लोग चेक करो सम ऑफ डिजिट मेथड्स के अंदर, जरा चेक करो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। ऐसे ही है। अच्छा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? सम ऑफ डिजिट मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज होता है, लेकिन इक्वल अमाउंट के साथ। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज होता है, लेकिन इक्वल रेट के साथ। दोनों में डिफरेंस है।
यहां पर अमाउंट इक्वल है और वहां पर रेट ऑफ डिक्लाइनिंग वो इक्वल है। कि हम लोगों ने कहा ना 27.52%, हर साल 27.52% डिक्रीज होगा अपनी वैल्यू का। ऑलराइट है, जबकि यहां पर हर साल इक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज है। बस दोनों में इस बात का डिफरेंस है। एनी प्रॉब्लम? बात समझ आ गई सब बच्चों को? गुड। अब इससे एक्सट्रैक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकते हैं ना? चलें, वो तो आप लोग खुद बना लेंगे, फिर बना लेंगे ना। और हम लोगों ने सम ऑफ डिजिट मेथड को भी कंप्लीट कर लिया। इसको रीड करना है। एग्जाम्पल नंबर 11 आप लोगों ने सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 12 भी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज एंड पीरियड। डेप्रिसिएशन के मेथड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने गो थ्रू करके आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।